बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 14 के दूसरे पार्ट के साथ शकील अहमद, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि नेटवर्क लेयर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं आईपी में वो क्या है। तो हम लोगों ने इस सेक्शन में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं। यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जब हमारा कोई ऐसा डाटाग्राम जिसके ऊपर सिर्फ एक ऐसा आईपी एड्रेस हो जो सिंगल डेस्टिनेशन का हो, तो वो यूनिकास्ट होगा। तो यूनिकास्ट के लिए हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ग्रुप मैनेजमेंट एक अलग चीज है, तो उसके राउटिंग प्रोटोकॉल्स अलग हैं, लेकिन हम यूनिकास्ट के राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो इजीएस्ट वन है दैट इज द रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद ये रिप जो है वो अमूमी तौर पे जो सिंपल नेटवर्क्स हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए उनके लिए इस्तेमाल होता है, जबकि OSPF इज फॉर द लार्जर नेटवर्क्स। जो दुनिया में बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और इसके बाद जो बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, अगर दो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और दो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो उनके दरमियान जब कभी कोई ट्रैफिक का एक्सचेंज होगा तो दैट वुड बी थ्रू BGP। तो हम सबसे पहले एक खास कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि रिप और OSPF जो है दीज आर द इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और जो BGP है दैट इज एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात जी। जैसे कि पहले भी ये हम किसी हद तक बात कर चुके हैं कि जब भी कभी फर्ज कीजिए आम जिंदगी की एक मैं मिसाल देता हूँ। आम जिंदगी की मिसाल में अगर आप देखें कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने फलां जगह पहुंचना है, और अगर आपको उस जगह का पता है, तो साइकोलॉजिकली आपके जहन के अंदर एक पूरा ट्री या एक पाथ बन जाता है कि आप फलां रास्ते से फलां रास्ते से फलां रास्ते से फलां जगह तक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह जो है वो उसको हम कहते हैं कि आपके जहन में एक ग्राफ या एक ट्री बनेगा, एक पाथ बनेगा, जिसके बेस पे आप फैसला करते हैं कि आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। और ये ना चाहते हुए भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब भी हमें कहीं पहुंचने का कहा जाता है तो हमारा जहन ऑटोमेटिकली उस पूरे रास्ते का एक ग्राफ सा या उसका एक ट्री बनाता है, और उसके तहत हम पहुंचते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो भी क्या करते हैं कि जो पूरा एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो सारा एक पाथ है, उस पाथ के ऊपर, और वो पाथ बनता है थ्रू राउटर्स। जैसे कि पहले ही मैंने कहा था कि राउटर हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो, और हमें उन डायरेक्शंस में से कुछ मखसूस डायरेक्शन को चूज करना होता है। तो राउटर हमारे लिए वो डायरेक्शन चूज करता है, और हमें शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ या जो बेस्ट पाथ होता है उसकी तरफ हमें वो डाइवर्ट कर देता है। अच्छा, ये डाइवर्शन हम बार बार ये बात तो कर रहे हैं कि राउटर जो है वो हमारे पैकेट को बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमें रुख में भेज देता है, और हमें उसके अंदर वो बेस्ट पाथ होता है। ये सारी इंटेलिजेंस उसके पास कहां से आती है? तो ये इंटेलिजेंस उसके पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू आती है। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऐसे ही है जैसे कि आपको अगर किसी रास्ते का पता है, ओके, अगर नहीं पता तो आप लोगों से पूछते हैं और फिर अपने ज़हन में एक पूरा उसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो चूंकि आज की दुनिया में जो डाटा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क तो है इंटरनेट, और उस इंटरनेट के अंदर आप जब अपना कोई पैकेट भेजते हैं तो आपका पैकेट हॉप बाई हॉप ट्रेवल करता हुआ आपके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो है वो जाता है। और वो जाता किस तरह से है? वो फॉरवर्डिंग टेबल्स के थ्रू जाता है, और उन फॉरवर्डिंग टेबल्स से जो है उसको सही पाथ मिलता जाता है, और वो बेस्ट पाथ के जरिए जो है वो अपने एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अच्छा, एक इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहते हैं सोर्स राउटर। जब हम जहां से अपना सफर स्टार्ट करते हैं तो जो हमें पहला राउटर मिलता है दैट इज कॉल्ड द सोर्स राउटर, और अमूमी तौर पे वो राउटर हमारा डिफॉल्ट राउटर होता है। हमारे पास निकलने के लिए उस राउटर के अलावा शायद और पाथ होता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर से निकलने के लिए आपके पास अमूमी तौर पे एक दरवाजा होता है, उससे निकले बगैर आप गली में
आ ही नहीं सकते, अपना ट्रैवल जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एक जो इसके अंदर है वो सोर्स राउटर है और एक डेस्टिनेशन राउटर है। डेस्टिनेशन राउटर वो है कि जिसके ऊपर आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क अटैच है। मैं एक बात क्लियरली कह दूं कि राउटर्स जो है वो नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, वो सिंगल एंटिटी के साथ नहीं होते। उसके साथ जो एंटिटी अटैच होती है वो अमूमी तौर पे क्या, दैट इज ऑलवेज अ नेटवर्क। और नेटवर्क अंदर जो है वो लैन्स होते हैं और वो जो लैन्स हैं वो हो सकते हैं इथरनेट के हों और जो है टोकन रिंग के हों, किसी भी किस्म के वो हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक आइडिया है जिसके तहत हम कहते हैं कि जो पूरा नेटवर्क होता है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 20 है बेरोज फुरसान का और इसी पे से ही आपने ये वाले जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने हैं। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट एज अ ग्राफ, के इसके अंदर जो है इंटरनेट को हम पूरे एक ग्राफ की सूरत में देखते हैं और उस ग्राफ के अंदर जो सारे लाइंस हैं, मींस के एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान ये देखिए कि अगर हमारे पास ये इस तरह से है, एक पूरा नेटवर्क है और इसमें ये एजेस कहलाते हैं, जो ये वाली चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड द एजेस, और दरमियान में जो लिंक हैं इनको हम लाइंस कहते हैं। तो हमारी जो सारी बात है वो नोड्स और एजेस की, यानी कि हम सेट ऑफ नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स होंगे और एजेस होंगे, वो लाइंस जो इस पूरे ग्राफ को बनाएंगी और हम पूरे नेटवर्क को बिल्कुल ऐसे बना देंगे कि जैसे वो एक ग्राफ हो। और उस ग्राफ के ऊपर हम देखेंगे कि जैसे एक डायग्राम हम बनाते हैं कि फ्ला राउटर उनके दरमियान जो लिंक्स हैं, तो इसी तरह ये हम इसका ग्राफ बनाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वेटेड ग्राफ होता है। वेटेड ग्राफ का मतलब ये है कि वेटेड ग्राफ का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने पास, मैं एक छोटी सी मिसाल आपके लिए बनाता हूं जी। देखिए, इसमें पहली जो डायग्राम है वो हमें दिखा रही है कि बिहाड़ी से अगर आपने बुरेवाला जाना है तो डिस्टेंस इज ओनली 40 किलोमीटर और रास्ते में कोई ऐसी डाइवर्शंस भी नहीं है, तो आप स्ट्रेट एक रोड से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है बिहाड़ी से लाहौर तक, तो आप पहले बुरेवाला का रास्ता इख्तियार करेंगे और लगभग 300 किलोमीटर आपने एंड डेस्टिनेशन तक जाना है, तो आप बुरेवाला जाएंगे। वहां से आप एक रोड से टर्न करेंगे, क्योंकि बुरेवाला से रास्ता आरिफ वाला को भी जा रहा है और डायरेक्शंस में भी जा रहा है, और आपने चीचा वतनी की तरफ फर्ज कीजिए कि टर्न कर जाएंगे और यहां से चीचा वतनी पर आपको फिर मिलेगा कि आपने कमालिया की तरफ जाना है, साहिवाल की तरफ जाना है, मुल्तान की डायरेक्शन में है। तो आप यहां से एक रास्ता पकड़ेंगे साहिवाल वाला, और साहिवाल से फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे रास्ते निकल रहे होंगे जिसमें कि पाकपतन वाला रास्ता भी, तो वहां पे आपने उकाड़े वाला रास्ता और उकाड़े से आप लाहौर वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये सारी जो इंटेलिजेंस है दैट इज थ्रू द राउटिंग प्रोटोकॉल्स के, जिसकी वजह से हम लोग, और इस ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ क्यों कहते हैं? वेटेड ग्राफ इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो 40 किलोमीटर वाला एक था उसके अंदर सिर्फ हमने एक डायरेक्शन रखी और जो था हमारा लंबा डिस्टेंस था, और जितने ज्यादा हमारे उसके अंदर डायवर्शंस आती गई तो हम उन डायवर्शंस को भी कोप अप करके और उनके डिस्टेंस के मुताबिक, और बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली वेटेड ग्राफ होता है। वेटेड ग्राफ में हमें पूरा पाथ उसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है। देखिए, बुक के ये एक चीज लिखी हुई है, इफ अ वेटेड ग्राफ इज यूज टू रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल एरिया, द नोड्स कैन बी सिटीज एंड द एजेस कैन बी द रोड्स कनेक्टिंग द सिटीज। तो ये उसके मुताबिक है। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है कि बाज़ औक़ात फासला मैटर कर रहा होता है, बाज़ औक़ात रोड की कंडीशन मैटर कर रही होती है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि हमारा जो बेस्ट पाथ है वो डिटरमिन कैसे होता है। अच्छा, इस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम का, वो पहले हम देख लें, तो उसके बाद हम वापस आते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल काम किस तरह करता है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है कि मैंने हाईलाइट किया हुआ कि ईच आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज एन ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम ये है कि अगर मैं ज्यादा इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन करूं तो वो ये है कि वो सारा नेटवर्क जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत हो,
एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो, मलकियत से ज्यादा कंट्रोल का लफ्ज ज्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम ये है, फर्ज कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हम पहले पकड़ लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट को ही देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो उसके पास फर्ज कीजिए कि इसके जो तमाम इसका जो नेटवर्क है, इसके तमाम कैंपसेस जो अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो हम एक लम्हे के लिए सपोज करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क में देयर आर 10 राउटर्स। अच्छा, अब 10 राउटर्स हैं और ये अपने नेटवर्क को बाकी दुनिया से अलग एक सारा ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वन ऑटोनोमस सिस्टम। और बाकायदा ऑटोनोमस नंबर जो है वो एलोकेट होता है आई कैन की तरफ। अच्छा, अमूमी तौर पे ये जो छोटे नेटवर्क्स हैं, जैसे मैंने कहा कि 10, 15, 20 राउटर वाले, ये ऑटोनोमस सिस्टम की इस डेफिनेशन तक अमूमन नहीं जाते और नहीं ट्राई करते, बिकॉज ये एक बड़ी गेम है। लेकिन अगर आप जाएंगे, फर्ज कीजिए कि पीटीसीएल है जिसके पास कुछ भी नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स लगे हुए हैं, और अगर उसके कस्टमर के भी राउटर्स को अगर आप ज़हन में रख लें तो देन देयर वुड बी द मिलियंस। लेकिन हम बड़े राउटर्स की बात करते हैं जो बेसिकली नेटवर्क के अंदर डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं हमें, तो वो भी हंड्रेड्स में है। तो ये जो एक पूरा पीटीसीएल का नेटवर्क है, दिस इज वन ऑटोनोमस सिस्टम। इसी तरह जो और हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जस्ट लाइक जैज हो गया या यूफोन हो गया, तो ये तमाम लोग जो हैं वो एक एक ऑटोनोमस सिस्टम है। और ऑटोनोमस सिस्टम की जो है जो राउटिंग प्रोटोकॉल हम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें कहेंगे इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने किसी कंट्रोल्ड एरिया के अंदर, फर्स्ट करें पाकिस्तान में आप मूवमेंट करते हैं तो आपको मूवमेंट के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आपको दूसरे मुल्क से वीजे की भी जरूरत है, और निकलने की, अपने मुल्क से निकलने की परमिशन के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, और दूसरे मुल्क में दाखिले के लिए उसका वीजा चाहिए। तो अब ये क्या है कि आप एक ऑटोनोमस सिस्टम से निकल के दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जा रहे हैं। एक कंट्रोल्ड, एक किसी फोर्स के अंडर कंट्रोल एरिया से निकल के किसी और फोर्स के कंट्रोल्ड एरिया की तरफ जब आप जा रहे होते हैं, यू नीड द परमिशंस, और वहां पे हम कहते हैं कि एक्सटीरियर प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हर मुल्क के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है और फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है। तो हम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर रह के जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करेंगे वो प्रोटोकॉल्स हम कहेंगे इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। और यहाँ पे हम आजाद होंगे कि हम रिप इस्तेमाल करें, हम ओएसपी इस्तेमाल करें, हम आईएसआईएस इस्तेमाल करें, हम आईजीआरपी इस्तेमाल करें, ईआईजीआर, इट्स अ वाइड वैरायटी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगरचे हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे, रिप और ओएसपीएफ को, लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम, लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम से जब हम बाहर निकलते हैं तब हम बाउंड हैं कुछ रूल्स के, कुछ डायरेक्शंस के। मसलन मुझे अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना है और मेरा एक और बात उससे पहले बता दूं कि तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल जो हैं, जो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, वो लीस्ट कॉस्ट पे या शॉर्टेस्ट पाथ पे या हर जो आसान तरीन रास्ता होता है उस पे अमल करते हैं। लेकिन जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है उनमें लाजिम नहीं है कि आप शॉर्टेस्ट या लीस्ट कॉस्ट पे जाएं, बिकॉज बहुत दफा ऐसे होता है कि फर्ज कीजिए कि हम अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तान से अगर आप किसी दूसरे मुल्क को जा रहे हैं और आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है इंडिया, तो आप इंडिया के थ्रू जाने की बजाय आप लंबा चक्कर काट के और ममालिक की तरफ से आप जाते हैं। तो ये क्या है कि क्योंकि जब आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम से निकलते हैं तो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम लाजिम नहीं है कि आपको पाथ दे दे। तो जो ऑटोनोमस सिस्टम आपको पाथ देता है, आपको वो वाला पाथ
इख्तियार करना पड़ता है। लिहाजा जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर लीस्ट कॉस्ट का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर हम लीस्ट कॉस्ट पे जाते हैं। अच्छा, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम्स। पहली जो टाइप है, दिस इज कॉल्ड स्टब ऑटोनोमस सिस्टम। स्टब ऑटोनोमस सिस्टम वो वाला ऑटोनोमस सिस्टम है जिसको अपने ऑटोनोमस सिस्टम से निकलने के लिए इट हैज ओनली वन पाथ। तो दिस इज कॉल्ड द स्टब ऑटोनोमस सिस्टम, कि किसी और इसका दुनिया में जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम है उनमें से किसी सिर्फ एक के साथ रास्ता है। और दूसरा हम कहते हैं कि मल्टी होम्ड ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम है। फर्स्ट कीजिए कि आप एक नेटवर्क के ओनर हैं और आपने अपना जो ऑटोनोमस सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, उस ऑटोनोमस सिस्टम को आपने 4 और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ आपने जोड़ा हुआ, तो आपके पास बहुत सारे पाथ हैं। दिस इज कॉल्ड द मल्टी होम्ड ऑटोनोमस सिस्टम, के आपका मोर देन 1 कनेक्शंस हैं आपके दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स के साथ। और एक होता है ट्रांजिएंट ऑटोनोमस सिस्टम। ट्रांजिएंट ऑटोनोमस सिस्टम ये है कि जो आपका न तो सोर्स होता है ना ही वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होता है, बल्कि आप उसके थ्रू पास करते हुए आप क्या करते हैं कि किसी और ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ट्रांजिट फ्लाइट लेते हैं कि अगर आपने फर्स्ट यहां से जाना है इंग्लैंड को और आप पाकिस्तान से चले और आप पहले आपने लैंड किया दुबई में आपने उस मुल्क के अंदर नहीं जाना था, बल्कि वहां से दुबई से आपने दूसरी फ्लाइट पकड़ी एंड यू रीच टू द लंदन। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिट फ्लाइट। तो ट्रांजिएंट ऑटोनोमस सिस्टम वो होते हैं जो सिर्फ आपको पाथ देते हैं, ना तो वो सोर्स होते हैं ना ही वो डेस्टिनेशन होते हैं, और जो है वो सिर्फ अलाउ करते हैं कि ट्रैफिक को पास करने के लिए। तो दुनिया में जो ऑलमोस्ट सारे ऑटोनोमस सिस्टम हैं वो ट्रांजिट के तौर पे भी तकरीबन सारे काम कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने दूसरों से पाथ लेना होता है। इसी तरह दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को अपने पाथ से गुजरने भी देते हैं ताकि पूरी दुनिया में ट्रैफिक जो है वो हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जी, मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल के हवाले से कहा कि ये लीस्ट कॉस्ट राउटिंग पे हम काम करते हैं। लीस्ट कॉस्ट राउटिंग का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क को देखिए कि जिसके अंदर कुछ लैन्स हैं और कुछ जो है वो राउटर्स हैं। हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं 7 राउटर्स, और उन राउटर्स को बाद में जब हमने वेटेड ग्राफ में कन्वर्ट किया तो ABCDEFG तक हमने उनको उनके नाम दे दिए। अच्छा, जब हमने नाम दिए ना, इसमें वेटेड ग्राफ वाला एक जरा तस्वुर देखें। तस्वुर ये है कि अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको एक चीज बहुत अच्छी सी नजर आए कि मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें चीज ज्यादा बेहतर नजर आए। तो अगर आप देखिए कि A से B के दरमियान एक चीज है 2। अच्छा, वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह A से D के दरमियान लिखा हुआ है 3, D से E की तरफ 5, और ये इस तरह से। ये अब वेटेड है, ये कॉस्ट है, ठीक है। इस कॉस्ट को हम आगे चल के देखेंगे, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स में इसका मुख्तलिफ मायने होंगे। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि A से B की तरफ जाने के लिए मुझे पे करना पड़ेगी। इसको टिकट की कॉस्ट समझ लें कि 2 मुझे पे करने हैं, वो 200 हो सकते हैं या 2 रुपीज हो सकते हैं, तो मुझे इतना पे करना है। अब फर्स्ट कीजिए कि मैं ए पे खड़ा हूं और मुझे जी पे जाना है। जब मुझे ए से जी की तरफ जाना है तो मैं अपना लीस्ट कॉस्ट पाथ फाइंड करूंगा। अब देखिए, अगर मैं लेता हूं ए से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी वाला पाथ पकड़ता हूं तो मुझे पे करना पड़ेगा 3 + 5 8 + 2 10 + 1 11 मुझे कॉस्ट पे करना होगी। अब अगर मैं दूसरा रास्ता लूं ABCG वाला, तो मुझे जो कॉस्ट पे करना होगी वो होगी 2 + 5 7 + 3 इट्स 10। इसका मतलब है कि ADEFG के मुकाबले में मुझे जो कॉस्ट है वो कम पे करना पड़ेगी ABCG के रास्ते से।
तो इसका मतलब है कि मेरे लिए ये लीस्ट कॉस्ट है। लेकिन अभी हमें मजीद देखना है कि क्या कोई और रास्ता भी हो सकता है। जरा इस रास्ते को देखिए, ABEFG 2 + 4 6 और 2 8 और 1 9। आप देखिए दिस इज द लीस्ट कॉस्ट। तो क्या है कि राउटर ए हर वक्त कैलकुलेशन में लगा हुआ है, हर वक्त कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि मुझे अगर डी तक जाना है तो ये वाला पाथ भी हो सकता है, लेकिन लीस्ट कॉस्ट ये पाथ है। अगर मुझे जी तक जाना है तो मेरा ये पाथ हो सकता है, मेरा ये पाथ हो सकता है, मेरा ये पाथ, मतलब इसके अंदर बहुत सारे पाथ्स निकलते हैं। उसने वो सारे पाथ हर वक्त कैलकुलेट कर रहा होता है, और जिस वक्त पे जो भी पाथ उसे लीस्ट कॉस्ट मिलता है तो पैकेट उस डायरेक्शन में, उसे अगर जी की तरफ भेजना है तो ए से जब पैकेट निकलेगा तो वो बी की तरफ जाएगा, राइट। और बी अपने तौर पे फिर कैलकुलेशन करेगा कि हाँ लीस्ट कॉस्ट पाथ तो ये है। तो इस तरह से जो हमारा पैकेट है वो हमेशा लीस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू जो शॉर्टेस्ट या कम से कम कॉस्ट है वो पे करता हुआ जाएगा। और कॉस्ट कहां से डिटरमिन होती है? अच्छा, ये कॉस्ट हमेशा वेरी भी हो रही होती है वक्त के साथ साथ, नेटवर्क के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है तो ये कॉस्ट वेरी हो रही होती है। तो जो कॉस्ट रखने के लिए जो मीट्रिक है, एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, मीट्रिक। मीट्रिक क्या है? मीट्रिक ये है कि हम किस चीज को कॉस्ट के तौर पे लेते हैं, हम किस चीज को कॉस्ट के तौर पे लेते हैं, दैट वेरी एलिमेंट इज कॉल्ड मीट्रिक। जैसे यहां पे एक नंबर है, ये नंबर कहां से आया हम बात करते हैं। इसी तरह रिप के अंदर कोई और मीट्रिक होगा, OSPF के अंदर कोई और मीट्रिक है, IGRP के अंदर कोई और मीट्रिक है। तो हम ये देखते हैं कि हमने रखा क्या है, रेफरेंस क्या है, लेकिन जो भी रेफरेंस हमने रखा होता है हम जाते लीस्ट कॉस्ट पे हैं। तो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हम हमेशा लीस्ट कॉस्ट की तरफ जाते हैं। लिस्ट कॉस्ट की जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसके लिए ये वाली डायग्राम आप देख लें तफसील से, और यही है कि डिफरेंट पाथ में से वो कैलकुलेट करेगा कि ए से लेके जी तक जाने के लिए विच वन इज द बेस्ट पाथ। तो इसे आप खुद अच्छी तरह से पढ़ लें। समझा मैंने पूरा दिया है, तो देखें इसे। जी, यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने कहा था कि इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल वो है जो प्रोवाइड करता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। जितने भी राउटर्स होंगे वो आपस में ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर वो या तो रिप पे होंगे या OSPF पे, या एक बड़ी वैरायटी मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम जिन दो को डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिप और OSPF है। इसी तरह विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम्स जो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज BGP। अगर मैं इसकी एक डायग्राम बनाऊं तो मुझे ये इस तरह से नजर आएगा कि फर्स्ट कीजिए कि ये मेरा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 है, दिस इज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1, और इसी तरह मेरे पास एक और autonomous system है which is called the autonomous system number 2। अच्छा, इनके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होंगे वो होंगे दैट मे बी रिप और OSPF। जनरली इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क बड़ा है तो आपको OSPF पे जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास नेटवर्क छोटा है तो तब आप रिप या OSPF में से कुछ भी कर सकते हैं अडॉप्ट। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास जब मैं एक ऑटोनोमस सिस्टम से निकल के दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ जाता हूं तो तब मेरे पास जो ऑप्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि दैट शुड बी BGP। वो मेरे पास BGP है। तो विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम अगर मैं करूंगा तो दैट वुड बी रिप आर द OSPF। और अगर मैं इंटर ऑटोनोमस सिस्टम या एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करूंगा जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम अलाउ करेगा दूसरे को, तो जिन कंडीशंस पे करेगा दैट वुड बी डिफाइंड इनटू द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो अब हम थोड़ी सी तफसील में जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिप क्या है। जी,
रिप इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और इसके अंदर जो हमारा मीट्रिक है, मीट्रिक मैंने वो कहा था कि जो कॉस्ट है या जो हम जो भी मीट्रिक रखेंगे वो इसके अंदर जो मीट्रिक है दैट इज द हॉप काउंट। हॉप काउंट का मतलब क्या है कि मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि मेरे पास ये एक नेटवर्क है, तो जब यहां से यहां तक एक जंप लेगा तो ये एक हॉप होगा, यहां से यहां तक ये दूसरा हॉप होगा, ये तीसरा हॉप होगा और ये चौथा हॉप होगा। फर्स्ट कीजिए कि N1 ने अगर कोई अपना डाटाग्राम भेजना है N5 को, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगरचे ज्यादा उसके पास पाथ नहीं है, बल्कि मैं ये वाली मिसाल बनाता हूं कि N6 से अगर किसी ने एक भेजना है अपना डाटाग्राम N5 को, तो अगर वो इस रास्ते से भेजता है तो देयर विल बी 2 हॉप काउंट, 2 हॉप्स वो से क्रॉस करने हैं। और अगर वो भेजता है 1, 2, 3 और 4, उसके पास रास्ते तो 2 हैं, लेकिन वो अगर भेजेगा इस रास्ते से तो 2 हॉप्स हैं। मीट्रिक क्या है? हॉप है हमारे पास रिप के अंदर। और अगर वो भेजेगा इस रास्ते से, रास्ता तो ये भी मौजूद है, लेकिन ऐसे में उसे क्रॉस करने होंगे 1, 2, 3 और 4। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड ये कहता है कि वो यहां से यहां आएगा, राइट। और इन केस के ये अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला लिंक, तो तब एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो इधर से उस वक्त लीस्ट ये कॉस्ट हो जाएगी इन्फिनिटी, बिकॉज ये पाथ अब अवेलेबल ही नहीं है, ये कॉस्ट हो जाएगी इन्फिनिटी। तो क्या होगा कि ये इस रास्ते से आएगा। अच्छा, ये अमूमन जो हम रिप है इसको इस्तेमाल करते हैं छोटे नेटवर्क्स के लिए। एक सिचुएशन बनाते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम 15 हॉप क्रॉस कर सकता है। इससे ज्यादा हॉप, अगर आपका नेटवर्क बड़ा है और हॉप इससे ज्यादा है, तो इस सूरत में रिप आपके लिए काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि रिप के अंदर जो काउंटर है वो 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप, 15 हॉप, तो 16 इन्फिनिटी है उसके लिए। इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए जो 16 का फिगर है दैट इज इन्फिनिटी। लिहाजा क्या है कि ये मैंने जैसे पहले कहा कि जब हमारे पास नेटवर्क छोटा है तो तब हम रिप इस्तेमाल करते हैं, अगर नेटवर्क बड़ा है तो तब हम OSPF की तरफ चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इसका तरीकाकार देखिए कि बेसिकली राउटर के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की वजह से है, और वहीं से ही वो डिटरमिन करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। वो बेस्ट पाथ वो कैसे अपने पास कैलकुलेट करता है। लेट अस स्टार्ट विद दिस डायग्राम। इस डायग्राम में एक राउटर 1 है, राउटर 2 है, और राउटर 3 है और राउटर 4 है। और इब्तिदा में देखिए कि इस नेटवर्क को जब हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही इन्होंने अपनी राउटिंग टेबल फॉर्म की। अच्छा, अब जब राउटिंग टेबल फॉर्म की तो इसमें राउटर 1 कहता है कि राउटर 1 की टेबल देखते हैं हम पहले। वो कहता है कि N1 मेरे साथ डायरेक्टली अटैच है और सिर्फ 1 हॉप काउंट पे है, यहाँ पे काउंट आपको नजर आ रहा है। तो वो कहता है जी N1 इज एट 1 हॉप काउंट, और मुझे कोई नेक्स्ट राउटर, ये है नेक्स्ट राउटर, मुझे किसी और राउटर पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली N1 मिल जाता है। और इसी तरह उसने कहा कि N2 भी नेक्स्ट राउटर कोई नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली मुझे मिल जाता है। N2 भी 1 हॉप काउंट पे है, सिंपली एक जंप करता हूं तो मुझे N2 मिल जाता है। इसी तरह उसने कहा जो N3 नेटवर्क है वो भी मैं सिर्फ 1 जंप करता हूं तो मुझे डायरेक्टली मिल जाता है, दरमियान में कोई राउटर नहीं आता। इसी तरह राउटर 2 अपना टेबल जब फॉर्म करता है तो वो कहता है कि N3 मेरे साथ डायरेक्टली 1 हॉप पे है, सिर्फ 1 जंप करता हूं तो मुझे मिल जाता है। इसी तरह N4 1 हॉप पे है और मुझे नेक्स्ट राउटर किसी पे नहीं जाना। और N5 दैट इज एट 1 हॉप और मुझे किसी और की तरफ नहीं जाना, नेक्स्ट राउटर कोई नहीं है। R3 इसी तरह N4 को कहता है कि R3 कहता है कि N4 मेरे साथ डायरेक्टली अटैच है और मुझे 1 हॉप जाना है, ये N6 भी 1 हॉप जाना है। R4 कहता है कि N5 मुझसे 1 हॉप पे है और N6 मुझसे 1 हॉप पे है। तो ये हो गई उसकी टेबल की बिल्कुल इब्तदाई शक्ल। अच्छा, अब होना ये है कि राउटर 1 जो है वो अपनी टेबल भेजेगा राउटर 2 को, और राउटर 2 अपनी टेबल भेजेगा राउटर 1 को। पहला केस देखते हैं जब राउटर 1 अपनी टेबल भेज देगा राउटर 2 को। अच्छा, अब जब उसको वो राउटर
1 अपनी टेबल भेजेगा तो उसके अंदर होगा N1 at 1 N2 at 1 N3 at 1। अब ये पहुंची राउटर 2 के पास, या वाइस वर्सा देख लेते हैं, ज्यादा आसान होगा कि R2 ने अपना टेबल भेज दिया R1 को। अच्छा, R1 के पास जब आया तो उसने कहा कि अब R1 के पास अपनी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है और उसके पास R2 ने भी अपनी इंफॉर्मेशन भेज दी। जब R2 ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी तो उसने उसे चेक किया और कहा N3 ये कहता है एक हॉप पे और एक फासले पे ये मुझसे खड़ा है, तो मुझे 1+1 करना चाहिए। मेरे पास तो खुद N3 एक हॉप पे है, मैं नहीं एक्सेप्ट करता, इसकी ये वाली एंट्री मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, N4 वो देखता है, यस, राउटर 1 कहता है N4 की मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। अगर ये राउटर 2 से एक हॉप पे खड़ा है तो मेरे लिए ये 2 हॉप हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले राउटर 2 पे जाऊंगा और उसके बाद मैं राउटर जो है उसके एक हॉप पर खड़ा है, तो ये अपने पास एंटर कर लेगा N4 इज इक्वल टू 2। अच्छा, उसके बाद देखिएगा N5 मेरे पास तो वो कहता है कोई एंट्री नहीं है, और अगर ये राउटर 2 से एक हॉप पे है तो इसका मतलब है मेरे से 2 हॉप होंगे, क्योंकि राउटर 2 इज एट 1 हॉप और उसके बाद उससे एक हॉप पे है, तो ये अपने पास एंट्री कर लेगा। इसी तरह N3 वाली एंट्री मैं फिर रिपीट करता हूं, जब उसे वो चेक करेगा तो वो कहेगा अगर मैं राउटर 2 के थ्रू जाऊं तो मुझे ये पड़ेगा 2 हॉप पे, जबकि खुद मुझसे ये एक हॉप पे खड़ा है, लिहाजा लीस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करता। जी देखिए, टेबल अपडेट हुई R1 की, ओल्ड R1 टेबल यही थी। अच्छा, अब जब इसके अंदर R2 का डाटा आया तो इसने कहा कि N1 वाली बात तो रखेगा वही, N2 वाली वही, N3 की इंफॉर्मेशन आई, बट उसने कहा नहीं भाई ये तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद उसने N4 के लिए कहा यस, N4 विल बी एट 2 हॉप बरास्ता राउटर 2, क्योंकि ये राउटर 2 ने मुझे रास्ता दिखाया था और तभी ये मेरे से 2 हॉप के फासले पे है। और इसी तरह उसने कहा N5 यस, इट इज थ्रू R2, राउटर 2 के थ्रू, दैट इज एट 2 हॉप्स। अच्छा, अब देखिए उसकी टेबल अपडेट हो गई, और इसी तरह R1 भी अपने जब उसे इंफॉर्मेशन भेजेगा तो वो N1 और N2 के हवाले से इसे अपनी टेबल को अपडेट कर लेगा। तो मजीद आगे चलते हैं जी। इसी तरह जब राउटर 3 की टेबल आई तो इन्होंने फिर अपडेट किया। ये अपडेशन चलते चलते जो फाइनल शेप बनेगी, तो आप फाइनल शेप को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। देखिए जी, R1 की जो फाइनल टेबल है वो अगर आप इसे देखें तो पूरे ऊपर नेटवर्क और इसके मुताबिक कि N1 विदाउट नेक्स्ट राउटर है और एक हब काउंट पे है, N2 इज विदाउट नेक्स्ट राउटर, N3 इज विदाउट नेक्स्ट राउटर, डायरेक्टली अटैच है, N4 जो है वो राउटर 2 के थ्रू 2 हॉप पे है, और N5 जो है वो राउटर 2 के थ्रू 2 हॉप्स पे है, और जो N6 है वो N6 को अगर आप देखें तो वो कहता है राउटर 2 पे जाऊंगा, और राउटर 2 किस तरह करता है, लेकिन मैं तो 3 हॉप पे, क्योंकि राउटर 2 कहता है कि N6 जो है मुझसे 2 हॉप पे है, लिहाजा मुझसे ये 3 हॉप पे होगा। अब वो खुद R3 के थ्रू भेजेगा, और इस तरह आप देखिए इन फाइनल टेबल्स को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से राउटर्स जो है वो अपनी टेबल को फॉर्म करते हैं, और फाइनल टेबल के मुताबिक। अच्छा, दरम्यान में नेटवर्क डाउन भी होते रहते हैं, नेटवर्क अप भी होते हैं, राउटर भी अप और डाउन होते रहते हैं, और उनकी जो लिंक्स हैं वो भी कंजेस्टेड और ब्लॉक भी होते रहते हैं। तो उसके मुताबिक जैसे ही कोई ऐसी तब्दीली आएगी तो साथ ही जो राउटर है वो अपनी जो
टेबल है उसको चेंज करेंगे, और इस दौरान ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं और अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। दिस इज वाई के हम जो है पूरी दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने होती है, और साथ ही इसके अंदर एक ऐसा रख दिया जाता है कि जब कोई किसी एक नेटवर्क के बारे में हमें ना पता चल रहा हो तो उसको किसी एक डिफॉल्ट राउट के ऊपर हम भेज देते हैं। तो दिस इज और ये क्या करता है कि तकरीबन हर आधे मिनट के बाद अपने आप को टोटली एक तमाम राउटर्स एक दूसरे के साथ मैसेज एक्सचेंज करते हैं, और उन मैसेजेस के एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है कि इनकी टेबल में अगर कोई चेंजेस आई हो तो वो चेंजेस उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर होती रहती है। जो लिमिटेशन है रिप की, दो बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये छोटे नेटवर्क के लिए है, और 16 के बाद अगर 15 के बाद 16वां जो है वो हॉप इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके लिए वो इंफिनिटी बन जाता है। लेकिन जो एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिप को सिर्फ सिंपल नेटवर्क्स के अंदर ही रखा जाता है, वो इसके अंदर एक लिमिटेशन है, ये बिफूल हो जाता है। बिफूल किस तरह होता है कि फर्ज करें कि इसे जब पहली टेबल आई थी तो मैं पहली टेबल फर्स्ट कीजिए कि N3 की मैं बात करता हूं। N3 के हवाले से इसने कहा कि ये मेरे पास एक हॉप काउंट पे है, और R2 भी कहता है कि N3 मेरे पास एक हॉप काउंट पे है। इसने जब इंफॉर्मेशन भेजी थी R1 को तो R1 ने कहा था नहीं, N3 की मैं बात नहीं करता क्योंकि N3 खुद मुझसे लीस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो मैं R2 के थ्रू 2 हॉप के सूरत में क्यों लूं। अच्छा, इसने उस वक्त उसे निगेट कर दिया। अब फर्स्ट कीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन आई कि N3 अनगेट हो गया, ये किसी वजह से डाउन हो गया। जब ये डाउन हुआ तो ये कहेगा मेरे पास तो ये नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे R2 ने कहा था कि 2 हॉप पे मतलब एक हॉप पे खड़ा है, लिहाजा मैं वो 2 हॉप करके तो इसे ये मुझे मिल जाएगा। ये अपनी टेबल को अपडेट करता है कि N3 at 2 हॉप थ्रू राउटर 2। थोड़ी देर बाद ये अपनी टेबल भेजता है राउटर 2 को। राउटर 2 को भी N3 नहीं मिल रहा। वो कहता है अच्छा R1 के थ्रू ये मुझे मिल जाएगा 2 हॉप पे, तो मुझे ये 3 हॉप पे मिल जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों 3 हॉप करेंगे, ये उसे R1 को अपना अपडेट भेजेगा, वो 4 हॉप कर लेगा, नेटवर्क कहीं नहीं है। अच्छा, ये करते करते 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। जैसे ही ये हॉप काउंट बढ़ते बढ़ते 16 पे जाएगा तो कहेंगे उप्स दिस इज आउट, ये तो नेटवर्क ही डाउन है, और इन्फिनिटी रख देंगे। तो इसके अंदर जो है ये जो इंफॉर्मेशन स्लो है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्लो है। अच्छा, बैड इंफॉर्मेशन तो फिर इसके अंदर जल्दी प्रोपेगेट कर जाती है, लेकिन जब कोई नेटवर्क डाउन से अप होता है तो वो इंफॉर्मेशन जब अगला एक आधे मिनट के बाद वो आएगा, अपडेट आएगा, तो उस अपडेट में स्टार्ट होगी उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होनी, और फिर वो कहीं जाके कुछ देर के बाद जो है वो, और अगर वो 16 हॉप परे है तो इसका मतलब है कि लगभग 8 मिनट लग जाएंगे उसे अपडेट होते हुए। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि इसके अंदर जो बैड न्यूज है वो तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन जो गुड न्यूज है वो प्रोपेगेट होते हुए देर लेती है। और ये बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, और जो है बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। छोटे नेटवर्क पे ये मुनासिब काम कर जाता है, लेकिन बड़े नेटवर्क पे इसके लिए मुश्किल हो जाती है। बुक में आप देखेंगे कि रिप के प्रोसेसेस हैं, और उन प्रोसेसेस को आप पढ़ेंगे और मुझसे मुकम्मल तौर पे उसके बारे में पूछेंगे। ये जो है रिप के मैसेजेस हैं, और उन मैसेजेस के अंदर आप रिप का एल्गोरिदम पढ़ेंगे कि ये डिस्टेंस बेस्ड है, कि वो डिस्टेंस को सिर्फ ये काउंट करता है, जितने हॉप्स होते हैं उनको काउंट करता है, और इसके अलावा इसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म के टाइमर्स हैं। पहला जो है वो पीरियोडिक टाइमर होता है। पीरियोडिक टाइमर जो है वो आधे मिनट के बाद, मीन्स के 30 सेकंड के बाद जो है वो तमाम हर राउटर अपनी टेबल अपने वेरी एडजेसेंट राउटर्स जितने भी उसके साथ अटैच होते हैं उनके साथ शेयर करता है, और वो भी इसके साथ शेयर करते हैं।
और इसके बाद दूसरा जो है वो टाइमर है, वो है गार्बेज कलेक्शन टाइमर। होता क्या है कि जो है कुछ रूट्स इस्तेमाल हुए और उसके बाद कुछ फिर उनकी कोई जरूरत बाकी नहीं रहती, तो अपने टेबल को स्मार्ट और छोटा रखने के लिए हम क्या करते हैं कि गार्बेज टाइमर से पहले मैं एक पर्च टाइमर की बात करूंगा या एक्सपायरेशन टाइमर की बात करूंगा। एक्सपायरेशन टाइमर ये है कि अगर 180 सेकंड या 3 मिनट तक कोई पर्टिकुलर राउट इस्तेमाल ना हो तो हम अपने टेबल के अंदर वो वाली एंट्री डिलीट कर देते हैं कि जब हमें चाहिए होगी तो वो एंट्री दोबारा आ जाएगी, लेकिन खामखा अपने टेबल के अंदर वो वाला डाटा रखने का कोई फायदा नहीं जिसकी हमें इस वक्त जरूरत नहीं है। जब 3 मिनट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसको क्या करते हैं कि उसका हॉप काउंट 16 करके तो उसको कुछ देर के लिए रखा रहने देते हैं टेबल में, लेकिन एक्सपायर कर देते हैं। 16 का मतलब यह है कि उसका हॉप काउंट 16 करके इन्फिनिटी करके हम उसे एक्सपायर कर देते हैं। उसके बाद एक गार्बेज कलेक्शन टाइमर है जो कि ये देखता है कि वैल्यू 16 वाले जितने भी रूट है ना उनको डिलीट कर दो। ये तकरीबन 120 सेकंड तक या हम कहें कि 2 मिनट तक ये रहता है उस एक्सपायरी हालत में, और उसके बाद उसे वहां से हटा दिया जाता है और आप अपनी टेबल को ट्रिम करते रहते हैं और उसे स्मार्ट करते रहते हैं। तो दिस इज अबाउट द रिप प्रोटोकॉल। जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, पहली बात तो ये है कि आप इस चैप्टर को पूरे गौर से आप खुद पढ़ेंगे और इसे देखेंगे कि जो है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पे काम करता है रिप, और इसके अंदर जो हमारा मेट्रिक है दैट इज द हॉप काउंट, और इसके अंदर 3 किस्म के टाइमर्स हैं। पीरियोडिक टाइमर है, और इसके अंदर जो है वो एक्सपायरेशन टाइमर है, और इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन टाइमर है। तो 3 टाइमर्स हैं। पहला जो है वो पीरियोडिक टाइमर वो आधे मिनट का है, लेकिन चूंकि तमाम अगर राउटर आधे मिनट पे अपना एग्जैक्टली 30 सेकंड के बाद शुरू कर दें अगर अपना शेयरिंग, तो क्या होता है कि नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है और नेटवर्क कोलैप्स होने का डर होता है। लिहाजा इन सबको आधा मिनट एवरेज रखते हुए हम जो है रैंडम टाइमिंग पे रखते हैं, जो कि 25 सेकंड से लेके 35 सेकंड के दरमियान किसी भी वक्त हर राउटर अपने एडजेसेंट नेबर राउटर के साथ अपनी टेबल शेयर करता है। तो दिस इज द पीरियोडिक टाइमर। और इसके बाद फिर हम देखते हैं जो 180 सेकंड तक के लिए जो रूट इस्तेमाल ना हुआ हो तो उसे एक्सपायर कर देते हैं और उसका हॉप काउंट 16 कर देते हैं, और जब वो इस हालत में भी 120 सेकंड या 2 मिनट गुजार लेता है तो उसे स्ट्रेट अवे टेबल से डिलीट करके तो टेबल खाली कर ली जाती है। तो सिर्फ वो वाले रूट रखे जाते हैं जो कंटिन्यूसली इन यूज होते हैं, अदरवाइज हमारी टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी और ग्रो कर जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने शेयर करना है प्रोटोकॉल, तो दैट इज द OSPF या ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।